हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जल्दी से आप सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दीजिए। गुड मॉर्निंग पवन, गुड मॉर्निंग सोनल, गुड मॉर्निंग विद्युत प्रभा, गुड मॉर्निंग छाया। और मैं इधर भी देख लेता हूँ। अ वेरी गुड मॉर्निंग अर्पित, राहुल, केशव, अर्पिता। सभी लोग एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दीजिए। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी मैं क्लास स्टार्ट करने वाला। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी। ऑल क्लियर, ओके चलो। तो विदाउट एनी डिले हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास को कैसे स्टार्ट करेंगे वो समझना है। इसके पहले हम लोग यहाँ पे मशीन का जो रिवीजन सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें हम ट्रांसफॉर्मर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब हमारे ट्रांसफॉर्मर में लीकेज फ्लक्स होता है तो उस टाइम पे वो कैसा ऑपरेट करता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लीकेज फ्लक्स पहले समझना, लीकेज फ्लक्स होता क्या है। जैसे आपके पास यहाँ पे जो फ्लक्स क्रिएट हुआ तो वो फ्लक्स जो कि सिर्फ कोर से आपका जाएगा और सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा उसको हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। सॉरी, उसको हम बोलते हैं यूजफुल फ्लक्स। जो कोर के थ्रू प्राइमरी सेकेंडरी लिंक करता है उसको हम बोलते हैं आपका यूजफुल फ्लक्स। लेकिन जो फ्लक्स आपका एयर के थ्रू ट्रांसमिट करता है या फिर हम ऐसा बोलेंगे वो फ्लक्स जो सिर्फ एक ही वाइंडिंग से लिंक करता है, दोनों वाइंडिंग से लिंक नहीं करता, उसको हम बोलते हैं आपका लीकेज फ्लक्स। Leakage flux is the part of the load component flux which link either high voltage winding or low voltage winding but not both the winding। मतलब या तो वो किसको लिंक कर रहा है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को या लो वोल्टेज को, बट दोनों वाइंडिंग को लिंक नहीं कर रहा, उसको हम बोलते हैं आपका लीकेज फ्लक्स। इट इज नॉट हैविंग एनी रोल इन ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। देखो, पावर को ट्रांसफर करने के लिए हमको यूजफुल फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यू लीकेज फ्लक्स का कोई भी रोल नहीं है कि यहां से अगर हमको पावर को ट्रांसमिट करना है यहां तक, तो उसमें लीकेज फ्लक्स का कोई भी रोल नहीं होता है। मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंक्रीजेस विथ लोड करंट इन द वाइंडिंग। देखो, आपका जैसे फाई एल टू है, आप अगर लोड बढ़ा रहे हो तो लोड करंट बढ़ेगी, लोड करंट बढ़ेगी तो यहाँ पे फाई टू बढ़ेगा, और जब फाई टू बढ़ेगा तो इसका लीकेज फ्लक्स भी तो बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है और लोग उसका गलत आंसर करते हैं। क्या बोला मैंने, अगर आप लोड करंट को इंक्रीज करते हो तो सेकेंडरी करंट इंक्रीज होगी, मतलब सेकेंडरी करंट इंक्रीज हो रही है। जब सेकेंडरी करंट इंक्रीज हो तो सेकेंडरी का फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। जब फाई टू इंक्रीज होगा तो आपका उससे जो निकलने वाला लीकेज फ्लक्स है वो भी आपका ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने यहां पे बोला है मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंक्रीजेस, मतलब लीकेज फ्लक्स आपका इंक्रीज हो रहा है प्राइमरी सेकेंडरी का विथ चेंज इन विथ इंक्रीज इन लोड करंट। जैसे जैसे आपकी लोड करंट इंक्रीज होगी वैसे आपका फाई टू इंक्रीज होगा, फिर फाई वन डैश भी इंक्रीज होगा। जब फाई टू इंक्रीज होगा तो आपका फाई एल टू भी इंक्रीज हो जाएगा, और जब फाई वन डैश इंक्रीज हो तो आपका फाई वन डैश भी आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। देखो, फाई एल नॉट मतलब जो नो लोड पे जो फ्लक्स था ना वो बहुत कम था, तो इसका जो लीकेज फ्लक्स बहुत मिनिमम होता है, हम चाहे इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास होता है यहाँ पे क्या, फाई एल वन डैश, तो इसको मान लेते हैं क्या, फाई एल वन के बराबर। फाई एल वन डैश किसके बराबर मान लेते हैं, इसको फाई एल वन के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आपका जीरो ही होता है। अब देखना, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर हम यहां पे बात करें कि जो लीकेज फ्लक्स है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैं बताया वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस था उसको हमने रेजिस्टेंस से शो किया था, वैसे अगर हम लीकेज फ्लक्स को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको एक इंडक्टेंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको एक इंडक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे किया मैंने देखना, प्रॉपरली इसका फेजर देखना। सबसे पहले मेरे पास आ गया यहाँ पे माइनस ऑफ ई वन या फिर वी वन बोल सकते हैं अपन, है ना। उसके सेम फेज में आपका आई डब्ल्यू, उससे 90 लैख पे आपका आई न्यू, और आई न्यू के सेम फेज में आपका आई नॉट। अब आपके पास यहाँ पे आई डब्ल्यू और आई न्यू आ गया, उसका आप फेजर सम को तो क्या मिल जाएगा आपको, आई नॉट। यहाँ पे आपको आई नॉट मिल चुका है। अब देखो यहाँ पे फ्लक्स है, फ्लक्स से 90 लैख पे क्या मिल जाएगा आपको, ई वन और ई टू मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। फिर अब आपको लोड यहाँ पे क्या, लैगिंग लोड है। जब लैगिंग लोड है तो करंट यहाँ पे क्या होगी, Vt से लैग करेगी, तो V2 यहाँ पे है और करंट आपकी यहाँ पे I2 आ जाएगी, और करंट यहाँ पे लैग कर रही है। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये I2 है, प्रॉपर्ली समझना, ये आपका I2 है, और I2 के अपोजिट डैश में क्या हो जाएगी, यहाँ पे करंट I1 डैश, ये आपका I1 डैश आ जाएगा। तो I नॉट और I1 का जो फेजर सम हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5। अब देखो ये आपका I1 आ गया। अब ये I1 में कौन सा फ्लक्स होगा, I1 के जो फ्लक्स क्रिएट होगा फाई L1 वो इसके सेम फ्लक्स में होगा, सेम फेज में होगा, और यहाँ पे जो फाई L2 होगा वो इसके सेम फेज में होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे फाई L1 है, फाई L1 है, इससे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो EX1 होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये इससे कितनी लैग करेगा, ये आपको लैग करेगा कितना, 90 लैग करेगा, तो ये आपका EX1 हो जाएगा। ये आपका फाई L2 है, इससे जो ईएमएफ वो 90 लैग है तो आपका आ जाएगा यहाँ पे EX2।
तो कहने का मतलब है कि जो ये एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, ये आपके इसमें एडिशनली ऐड हो रहा है। अब इसको आप कैसे कैंसिल आउट करोगे, यहाँ पे EX1 है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, JX1 से। तो कहने का मतलब ये है लीकेज फ्लक्स को हम एक इंडक्टर के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं JX1 से। तो क्या हुआ, ये E1 हो गया, E1 में क्या ऐड हो गया, इसका इंडक्टेंस, मतलब इंडक्टेंस वाला ड्रॉप JI1X1, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे V1। तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -E1 प्लस JI1X1। ये चीज अपने यहाँ पे बताइए। कोई पूछता है कि जो JX1 इसको हम क्या बोलेंगे, लीकेज करंट या फिर लीकेज फ्लक्स कंपोनेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, लीकेज फ्लक्स कंपोनेंट बोलेंगे, क्योंकि ये लीकेज फ्लक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर यहां तक आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, आप देख सकते हो। मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स अवेलेबल एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर ऑलवेज फेस विथ रिस्पेक्ट टू करंट इन द वाइंडिंग। बिल्कुल सही बात करी मैंने कि यहाँ पे जो लीकेज फ्लक्स है φL1 वो I1 के सेम फेज में, यहाँ पे जो φL2 वो I2 के सेम फेज में। वही चीज यहाँ पे लिखा मैंने, वेन एवर लीकेज फ्लक्स considered at primary and secondary some additional EMF are induced on both the winding EX1 and EX2। बताया मैंने कि जो φL1 से 90 लैग पे आपका EX1 आ जाएगा और φL2 से 90 लैग पे क्या मिल जाएगा आपको, EX2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका X1 और X2 आ जाएंगे, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी। तो आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो ऐसा कुछ बन जाएगा, ये N1 N2 मतलब प्राइमरी टर्न्स सेकेंडरी टर्न्स, ये आपका प्राइमरी साइड का लीकेज रिएक्टेंस, ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी साइड का लीकेज रिएक्टेंस। अब बात अगेन वही आती है कि अगर देखो ये दोनों अभी अलग अलग वाइंडिंग पे है, मैं चाहता हूं कि जो X2 वो आपका आ जाएगा प्राइमरी साइड, तो मुझे क्या करना होगा, X2 को प्राइमरी साइड ट्रांसफर करना होगा, मतलब सेकेंडरी टू प्राइमरी में ट्रांसफर करना है। तो क्या कर रहा हूं मैं, X2 को ट्रांसफर कर रहा हूं फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी। तो क्या करना है, मैंने बताया था आपको, जो रेजिस्टेंस में कॉन्सेप्ट था सेम वही कॉन्सेप्ट। अगर आप X2 को इधर लेके आओ तो क्या बन जाएगा, X2 डैश, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, X2 बाय के स्क्वायर। X2 बाय के स्क्वायर कर दो, के की वैल्यू क्या होती है N2 बाय N1, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे X2 डैश की वैल्यू। तो आपका जो X01 है, मतलब इधर से आप देखो तो क्या मिलेगा X1, और यहाँ पे मिल जाएगा X2 डैश। ये देखो यहाँ पे, ये आपका X1, यहाँ पे X2 डैश, तो ये आपका X01 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, X1 प्लस X2 बाय के स्क्वायर। तो ये आप याद रखिएगा। फिर बात होती है कि अगर मान लीजिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं ये करना चाह रहा हूं कि जो X1 है मैं इसको सेकेंडरी से लेके जाना चाह रहा हूं, मतलब प्राइमरी से मैं सेकेंडरी जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे X02, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी X2 प्लस X1 डैश, और X1 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे के स्क्वायर X1। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू यहाँ पे के स्क्वायर X1। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है। कोई क्वेश्चन पूछे आपसे पर यूनिट रिएक्टेंस कितना होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे I1, देखो विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी बोला है, तो प्राइमरी से कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आपके पास I1 X01, और किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, प्राइमरी, कितना वोल्टेज वहां पे E1, तो I1 X01 अपॉन E1। कोई पूछे आपसे पर यूनिट रिएक्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी, सेकेंडरी से कितना वोल्टेज ड्रॉप है आपका I2 X02, उधर का वोल्टेज कितना है E2, तो I2 X02 अपॉन E2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा क्या, पर यूनिट रिएक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी। अच्छा एक चीज याद रखना, ट्रांसफॉर्मर में पर यूनिट विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी हमेशा बराबर होता है किसके, पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी। तो अगर हम चाहें तो इन दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं, दैट मींस I1 X01 अपॉन E1 इक्वल्स टू X2 I2 X02 अपॉन E2 के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं चीज चेक कर लूं सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, ओके, नो इशू विद दैट। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, क्योंकि इसके पहले जो बनाया तो मैंने रेजिस्टेंस बस कंसीडर किया था, फिर मैंने रिएक्टेंस बस कंसीडर किया, अब मैं दोनों कंसीडर करूंगा। तो इसमें क्या होगा देखना, सबसे पहले आपने सप्लाई वोल्टेज दिया, फिर यहाँ पे आपके पास R1 आ गया, X1 आ गया, फिर ये R0 आ गया, X0 आ गया, सब सारी चीज आपको पहले बता चुका हूँ। फिर यहाँ पे वाइंडिंग हो गई, प्राइमरी वाइंडिंग, फिर सेकेंडरी वाइंडिंग गई, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आ गया, सेकेंडरी से लीकेज रिएक्टेंस आ गया, और ये आपका लोड हो गया। सबसे पहले आपने V1 दिया, V1 के बाद प्राइमरी में E1 आया, और उसी टाइम पे E2 आया, और E2 कुछ टाइम बाद आपको क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंडक्टेंस भी है, इस वजह से सेम फेज में नहीं रहेगा। तो अगर कोई पूछे कि इसकी इक्वेशन क्या बनी, तो क्या बोलोगे, V1 इक्वल्स टू, V1 इक्वल टू क्या बोलोगे, माइनस E1 प्लस I1 R1 प्लस JX1 I1 X1। तो ये हो जाएगा V1 इक्वल टू माइनस E1 प्लस I1 R1 प्लस
जे आई वन एक्स वन। अगर इसमें से मैं आई वन कॉमन निकाल लूँ तो क्या बन जाएगा ये आर वन प्लस जे एक्स वन, जिसको हम बोल सकते हैं इंपिडेंस भी बोल सकते हैं, माइनस ई वन प्लस आई वन जेड वन। सेकेंडरी साइड का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो E2 इक्वल टू हायर पोटेंशियल है, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 प्लस I2 R2 प्लस JX2। अगर यहां से I2 कॉमन है तो हमारे पास कितना आ जाएगा E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 Z2। ये तो आपका क्या एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस इक्विवेलेंट सर्किट को कुछ सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं जितने भी पैरामीटर्स यहाँ पे हैं है ना, उन सारे जैसे R2 और X2 हम चाहे तो इसको हम प्राइमरी साइड भी लेके जा सकते हैं। और देखो सेकेंडरी से प्राइमरी लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा R2 डैश, और R2 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी R2 बाई के स्क्वायर। सिमिलरली X2 को भी आप इधर लेके आ जाओगे तो क्या बन जाएगा X2 डैश, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी X2 बाई के स्क्वायर। तो ये चीज मैंने करी यहाँ पे R1 X1 सब अपनी जगह पे ही यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे मैंने R2 डैश लेके आ गया तो क्या हो जाएगा ये R2 बाई के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका X2 डैश, इसकी वैल्यू जाएगी X2 बाई के स्क्वायर। तो ये चीजें आपको यहाँ तक देखने को मिल जाएगी। वैसे आपका जो जेडल डैश है वो भी आ जाएगा जेडल बाय के स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाए जिसमें हम क्या करेंगे सारे पैरामीटर को सेकेंडरी साइड लेके जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा R2 यहीं पे रहेगा, X2 यहीं पे रहेगा, जेडल यहीं पे रहेगा, कि सेकेंडरी साइड है। अब देखो R1 डैश क्या हो जाएगा के स्क्वायर R1, एक्सएल डैश क्या हो जाएगा के स्क्वायर X1, ये हो जाएगा I1 बाय के स्क्वायर R नॉट के स्क्वायर X नॉट। मतलब जब आपको प्राइमरी सेकेंडरी जाना तो के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जब सेकेंडरी से प्राइमरी जाना तो के स्क्वायर से डिवाइड करना है। एक क्वेश्चन कराएंगे जागृति कराएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, लो आप ऐसा पूछ रहे हो ना तो मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके लिए, देखना आपके पास क्वेश्चन ऐसा दिया है। देखो व्यापम, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं क्या बोलने वाला हूं मैं, हमेशा आप कभी भी कोई भी काम हो तो आप उसकी कैपेसिटी जरूर याद रखना कि किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। व्यापम का ज्यादातर जो क्वेश्चन हो गया ना वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा होंगे, न्यूमेरिकल बहुत कम होंगे, और न्यूमेरिकल होंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, मतलब बहुत डिफिकल्ट पूछने की कोशिश वो नहीं करते हैं। तो ऐसा मान लो यहाँ पे आपके पास 10 ओम, यहाँ पे लिखा आपके पास 20 ओम, ठीक है। फिर बोला गया है कि आपका ये N1 टर्न्स है, या आपका N2 टर्न्स है, और आपको बोला है कि N1 रेशियो N2 आपके पास दिया कितना 1000/200, ऐसा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपसे पूछा है कि आपका R01 की वैल्यू कितनी होगी, और आपसे पूछा है R02 की वैल्यू कितनी होगी। ये क्वेश्चन बन गया। अब कैसे सॉल्व करना देखना, मैंने बताया R0 मतलब क्या कि आप सारे पैरामीटर को कहां पे लेके आ रहे हो, प्राइमरी से लेके आ रहे हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे K की वैल्यू निकाल लो। K की वैल्यू क्या होती है N2/N1, तो कितना हो जाएगा 200/1000, कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है 1/5 तो आ गया। अब R01 की वैल्यू क्या होती है R1/R2 डैश, R1 प्लस R2 डैश। अब R2 डैश की वैल्यू कितनी होती है R1 प्लस R2 बाई के स्क्वायर, वैल्यू पुट करना है यार, कुछ नहीं बचा इसमें। R1 की वैल्यू कितनी है 10, R2 की वैल्यू कितनी है 20 बाय के स्क्वायर, के की स्क्वायर वैल्यू कितनी है 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर, तो 5 चला जाएगा ऊपर तो 25 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 20 इंटू 25, तो ये हो जाएगा कितना 510। दिस विल बी योर आंसर। ये आपका R01 की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, सभी को बताओ जरा, सभी को क्वेश्चन क्लियर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो नहीं बन पाएंगे आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं, कुछ दिक्कत है क्या इनमें, इनमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। एक बार कंफर्म कर दो फटाक से सभी लोग। आपने क्वेश्चन बोला, मैंने फटाक से क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया। यदि रिएक्टेंस हो तो सेम रहेगा, सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना जागृति। रिएक्टेंस होगा तो बस आप यहाँ पे उसकी यूनिट भी ओम ही होती है, सेम टू सेम यही करना है, सेम टू सेम यही करना, कुछ भी आपका चेंज नहीं होगा। आ जाएगा तो सेम होगा, बट बिल्कुल सेम होगा ना, सेम ही होगा आंसर, फॉर्मूले पूरे सेम है अपने। इसलिए तो मैंने आपको बोला है कि आप एक को याद करो, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो ये जो सर्किट मैंने बताया ना, इस सर्किट में थोड़ा सा अगर ध्यान दो आप, तो मैं ये बोल सकता हूं कि देखो ये वाला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये क्या है, लोड करंट है। यहाँ पे लोड करंट ज्यादा होती है, आपको ऑब्वियसली पता है। ये प्राइमरी से जो करंट वो भी ज्यादा होगी, लेकिन ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसमें करंट बहुत कम होती है। क्यों ऐसा कम होती है, आपको पता है यहाँ कितनी करंट होती है आई म्यू, इधर कितनी होती है आई डब्ल्यू। अब मुझे ये बताओ यार, जब ये आई म्यू और आई डब्ल्यू है
तो इतनी जब कम करंट तो हम चाहे तो उसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं हम? अप्रोक्सीमेशन। तो हमारा अप्रोक्सीमेशन सर्किट कैसे बनेगा? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू इक्विवेलेंट सर्किट विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो, जो जो पहला अप्रोक्सीमेशन, ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन नहीं है, दिस इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या किया, जो मेरा सर्किट था ना, R1 को और X1 को, अभी क्या है ये इस ब्रांच के पहले आ रहे हैं, हाँ या ना? नो लोड, इसको बोलते हैं नो लोड ब्रांच। नो लोड ब्रांच के पहले हैं। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से जो नो लोड ब्रांच है ना, ये जो नो लोड ब्रांच है, इसको मैं पहले लेके आ जा रहा हूं और इसको मैं बाद में लेके जा रहा हूं। उससे क्या होगा, R1 और R2 दोनों साथ में आ जाएंगे। उसको हम बोलेंगे डायरेक्टली R01, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे R02, मतलब X02, X01, ऐसा हम ऐसा कर लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, R1 X1 को बाद में लेके आ रहा हूं। और जब मैं ऐसा मान रहा हूं तो उससे क्या क्या चीजें दिक्कत जाएंगी, क्या क्या चीजें में इफेक्ट आएगा, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हमने क्या किया, वी आर प्लेसिंग संट ब्रांच, मतलब जो नो लोड ब्रांच है, बिफोर प्राइमरी इंपिडेंस। तो हमने यहाँ पे R1 X1 के पहले कर दिया, तो R1 से बाद में आ जाए तो क्या बन जाएगी, R01 X01। इससे हमको कुछ डेविएशन देखने को मिले, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन किया हमने। जब अप्रोक्सीमेशन किया तो कुछ चीजें गड़बड़ हुई होंगी, क्या क्या चीजें गड़बड़ हुई देखना। जब हमने ये अप्रोक्सीमेशन किया तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो, पहले यहाँ पे R1 रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, लेकिन अब R1 यहाँ पे आ चुका है, बिल्कुल सही बोला सर। तो जब यहाँ पे R1 रहा होगा और यहाँ पे करंट I नॉट जा रही होगी, तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा होगा, कौन सा, I नॉट R1, कौन सा, I नॉट Z1। I नॉट Z1 का एक जो इंपिडेंस ड्रॉप हो रहा होगा, लेकिन अब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पहले R1 यहाँ पे तो होता, लेकिन अब R1 कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। अब ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे नहीं होगा। नो लोड प्राइमरी कॉपर लॉस भी आप नेग्लेक्ट हो गए। नेग्लेज जो आपका लीकेज फ्लक्स है एट प्राइमरी अंडर नो लोड कंडीशन, वो भी आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट हो गया। किसकी वजह से? क्योंकि आपने यहाँ पे R1 और X1 को नो लोड ब्रांच के बाद में लेके गए हो, इस वजह से। तो ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट को भी गायब कर देंगे। तो देखना हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेशन कैसा होगा, ये इसमें हमने नो लोड ब्रांच को भी रिमूव कर दिया। तो लिखा है यहाँ पे, इन सेकंड अप्रोक्सीमेशन संट ब्रांच इज कंप्लीटली रिमूव्ड। तो ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होता है ट्रांसफार्मर का, जो हम ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट का जो हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करते हैं, उसमें क्या होता है। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम जो नो लोड ब्रांच है उसको हम पहले ले जाएंगे, और जो आपके क्या है प्राइमरी इंपिडेंसेस हैं उसको हम नो लोड ब्रांच के बाद में ले जाएंगे। यह हमारा होता है क्या, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं, जो संट ब्रांच पैरामीटर है या फिर नो लोड ब्रांच जो हमारी है उसको हम इलिमिनेट कर देते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं कि आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या कर रहे हो और सेकंड अप्रोक्सीमेशन में आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब हम बात करते हैं लॉसेज इन द ट्रांसफॉर्मर। हमारे ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन से लॉसेज होते हैं। तो हम बात करें ट्रांसफॉर्मर में दो तरह हम लॉस बोल सकते हैं। पहला होता है मेजर लॉस, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं, और दूसरे होते हैं माइनर लॉसेस। तो पहले हम बात करते हैं मेजर लॉसेस में। सबसे ज्यादा देखो, ट्रांसफॉर्मर में दो पार्ट होते हैं एक्टिव पार्ट। कौन कौन से, जो मेन ट्रांसफॉर्मर को चलाते हैं वो होता है वाइंडिंग और कोर। जो वाइंडिंग में जो लॉस होता है उसको बोलते हैं कॉपर लॉस, और जो लॉस आपके कोर पे होता है उसको हम बोलते हैं आपका कोर लॉस। ठीक है ना। तो जो मेजर लॉस होते हैं वो दो जगह होते हैं, एक होता है वाइंडिंग पे, एक होता है कोर पे। तो वाइंडिंग में जो होता है उसको बोलते हैं कॉपर लॉस, और जो कोर में होता है उसको बोलते हैं कोर लॉस, या फिर हम उसको आयरन लॉस भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, आयरन लॉस भी बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोर आपका आयरन का हो तभी आप उसको आयरन लॉस बोलोगे। कोर भले आपका सिलिकॉन का बना हो, कोर भले आपका सीआरजी स्टील का बना हो, उसमें जो कोर लॉस होगा उसको हम आयरन लॉस बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका मेजर लॉसेस। माइनर लॉसेस जो होते हैं, एक तो होता है आपका स्ट्रे लोड लॉस, ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। एक होता है आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस, इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही माइनर लॉसेस होते हैं, इस वजह से कैलकुलेशन वाले पार्ट से इसको आपका जनरली रिमूव कर दिया था, तभी हम इसको पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं हम यहाँ पे कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है, जब आपका करंट किसी रेजिस्टेंस में से जाता है तो वहां पे आई स्क्वायर आर इफेक्ट होता है, जो कि हीट के फॉर्म में होता है, उसी को हम बोलते हैं कॉपर लॉस। अब हमने क्या बोला कि जो ट्रांसफॉर्मर है इसमें प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस है, सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है, प्राइमरी में भी करंट है और सेकेंडरी में भी करंट है। तो जब वो करंट उस रेजिस्टेंस में से जाएगी तो वहां पे आई स्क्वायर आर लॉस होगा, और वो लॉस किस फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में। हीट एक तरह से क्या एनर्जी है। तो कहने का मतलब ये कि आपने 100% एनर्जी इनपुट करी प्राइमरी पे, लेकिन क्या हुआ, उसका 10% कहां निकल गया, बीच में निकल गया एज अ कॉपर लॉस इन प्राइमरी। वैसे ही 10% कहां निकल गया, एज अ कॉपर लॉस इन सेकेंडरी। तो आपका इफिशियंसी तो कम होगा ना। तो बस जो लॉस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको आगे चल के पढ़ना इफिशियंसी, और हम चाहते हैं इफिशियंसी ज्यादा हो, उसके लॉस हमारे पास कम होने चाहिए।
तो लॉसेज हम कैसे कम कर सकते हैं, क्या होते हैं लॉसेज, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला होता है कॉपर लॉस, जिसको हम बोलते हैं आई स्क्वायर लॉस। दिस लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर इज कॉज्ड ड्यू टू वाइंडिंग रेजिस्टेंस। दो वाइंडिंग होती है हमारे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में करंट I1 है, रेजिस्टेंस R1 है। सेकेंडरी में करंट I2 है और रेजिस्टेंस R2 है। तो कॉपर लॉस इन प्राइमरी कितना होगा, I1 स्क्वायर R1। कॉपर लॉस इन सेकेंडरी कितना होगा, I2 स्क्वायर R2। तो कोई पूछे आपसे टोटल कॉपर लॉस कितना होगा, क्या बोलोगे, प्राइमरी का कॉपर लॉस प्लस सेकेंडरी कॉपर लॉस, मतलब I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2 आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल कॉपर लॉस यहाँ पे हो जाएगा। एज लोड चेंज, जैसे जैसे आपका लोड चेंज होगा तो कॉपर लॉस भी आपका चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, लोड के चेंज होने से कॉपर लॉस चेंज क्यों होगा, क्योंकि कॉपर लॉस, देखो लोड चेंज करोगे तो आपका I2 चेंज होगा, सेकेंडरी करंट चेंज होगी। देखो लोड चेंज किया तो IL चेंज होगा, IL चेंज होगा, IL चेंज हुआ तो आपका I2 चेंज होगा, और जब I2 चेंज होगा तो आपका phi2 चेंज होगा, जब phi2 चेंज होगा तो आपका phi1 डैश चेंज होगा, और जब phi1 डैश चेंज होगा तो आपका यहाँ पे I1 भी चेंज होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि लोड चेंज करने में आपका IL चेंज हुआ तो I2 भी चेंज हुआ और I1 भी चेंज हुआ। तो कहने का मतलब क्या, जब I1 और I2 चेंज हुआ इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर लॉस भी चेंज होगा ना। कॉपर लॉस क्या होता है, I1 स्क्वायर R1 और I2 स्क्वायर R2। जब ये दोनों चेंज हुए तो वो भी तो चेंज होंगे। तो यही बोला मैंने, एज लोड चेंजेस कॉपर लॉस विल ऑल्सो चेंजेस। कॉपर लॉस भी आपके पास यहाँ पे चेंज होंगे। इसका मतलब ये हुआ कॉपर लॉस जो हमारा किस टाइप का पैरामीटर है, तो कॉपर लॉस इज अ करंट डिपेंडेंट और लोड डिपेंडेंट लॉस। जो हमारा कॉपर लॉस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सप्लाई पे डिपेंड कर रहा है कि लोड पे डिपेंड कर रहा है, बताओ जरा। कॉपर लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है लॉस पे, किस पे, सॉरी आपकी लोड पे। क्योंकि जब लोड चेंज होगा, जब लोड चेंज होगा तो आपका I2 भी चेंज होगा, I2 से आपका phi2 भी चेंज होगा, phi2 से phi1 भी चेंज होगा, तो आपका I1 I2 चेंज होने वाला है। तो हम कहने का मतलब ये है कि कॉपर लॉस को अगर हमको कम करना हो तो हम लोड पे ध्यान देंगे, ना कि सप्लाई पे ध्यान देंगे। और ये हमारी एक तरह से वेरिएबल लॉस है क्योंकि चेंज हो रही है। जैसे जैसे लोड को चेंज करोगे तो आपका कॉपर लॉस भी चेंज होगा। दैट मींस इट इज अ वेरिएबल लॉस, नॉट अ कांस्टेंट लॉस। ये आपका कांस्टेंट लॉस में काउंट नहीं होता है। अच्छा, अगर मान लो मैं वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर दूं प्राइमरी साइड में, क्या कर दूं मैं, प्राइमरी साइड मतलब ऐसा कर दूं, देखना सकते हैं आप लोग, जैसे ये है, ये R1, एक मिनट, ये आपका R1 है, ये आपका R2 डैश है, तो यहाँ पे करंट है I1। तो कोई पूछे कि इसमें कितना कॉपर लॉस होगा तो क्या बोलोगे, R01 कितनी होती वैल्यू इसकी, R1 प्लस R2 बाई के स्क्वायर। तो इसमें कॉपर लॉस कितना होगा तो क्या बोलोगे, आपका प्राइमरी साइड में जो कॉपर लॉस होगा, सी कॉपर लॉस इन प्राइमरी कितना हो जाएगा, वो बोल दोगे आप I1 का स्क्वायर, मतलब करंट कितनी यहाँ पे I1 है और रेजिस्टेंस कितना यहाँ पे R01 इक्वल्स टू, इसको बोलोगे क्या, I2 का स्क्वायर इंटू R02। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू बराबर होती है किसके, I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके सेम है कॉपर लॉस निकालने के। ये वाला फॉर्मूला भी सही है, ये वाला फॉर्मूला भी सही है, और ये वाला फॉर्मूला भी आपका सही है। तो ये चीज मैंने बताई है। फुल लोड कॉपर लॉस क्या होगा, I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2 इक्वल्स टू I1 स्क्वायर R01 इक्वल्स टू I2 स्क्वायर R02। एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि जो कल आपके एग्जाम में आने वाला, जो आपका व्यापम सब इंजीनियर का जो एग्जाम है ना, अभी कल परसों जब भी आपका है, 8-9 तारीख को 10 को, जब भी आपका एग्जाम है ना, एक क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको भी बता देता हूँ। अभी आपका ऑलमोस्ट 2-3 एग्जाम है, 2-3 एग्जाम में, 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। अभी आपका SSC का पेपर होने वाला है, उसमें भी क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये होता है कि अगर मान लो फुल लोड, तब जो लोड आपने कनेक्ट किया है सेकेंडरी पे, वो अगर मान लो 100% है, क्या है वो, आप मान लो 100%, उस केस में कुछ कॉपर लॉस हो रहा होगा आपके सिस्टम में, आपका जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें कुछ ना कुछ कॉपर लॉस हो रहा होगा, मान ली कुछ ना कुछ कॉपर लॉस हो रहा होगा। फिर बोल दिया था कि चलो एक काम करो, लोड को हाफ कर दिया हमने। जब लोड को हाफ करेंगे तो करंट भी हाफ होगी, तो phi2 भी हाफ होगा, phi1 भी हाफ होगा, तो I2 I1 भी हाफ होंगे। तो आपका कॉपर लॉस भी क्या होगा, वहां पे कम होगा ना। तो हमको ये बोलते हैं कि लोड को चेंज करने में, लोड हमारी फुल परसेंट है, अगर हम उसको कुछ कम कर दें, कितनी फ्रैक्शन कर दें, 100% अभी है, अगर उसको 50% करता हूँ, 25% करता हूँ, कितना कुछ फ्रैक्शन कर दूं, 1/2 कर दूं या 1/3 कर दूं, तो मेरा कॉपर लॉस में क्या इफेक्ट होगा ये मुझे बताना है। मतलब x क्या है यहाँ पे, लोड का फ्रैक्शन है। मान लो अभी फुल लोड जो कॉपर लॉस मान लो 100 है, कितना आपके पास, वो 100 है, ठीक है। और आपका जो x2 मतलब क्या हो कि हाफ कर दिया आपने लोड को, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 वाट।
ये आपका क्वेश्चन बनता है। मतलब अगर आप लोड को एक्स फ्रैक्शन कर दोगे तो उस फ्रैक्शन पे आपका कॉपलस कितना होगा, उसका निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आपका उस फ्रैक्शन का स्क्वायर करना है इनटू फुल लोड कॉपलस का मल्टीप्लाई करना है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो जैसे क्वेश्चन मैंने बताया है, फुल लोड जो कॉपलस मान लो वो 100 वॉट है, तो हाफ फुल लोड पे कॉपलस कितना होगा, बताया मैंने कितना फ्रैक्शन है 1/2 है, तो हाफ लोड पे जो कॉपलस होगा क्या करोगे, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 100, कितना जाएगा आंसर आपका 25 वॉट। जैसे एक क्वेश्चन यहां पे और बनता है कि अगर आपसे पूछा गया पर यूनिट कॉपर लॉस एट एक्स फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड, तो सेम फॉर्मूला है, फ्रैक्शन का स्क्वायर करना है और उसमें फुल लोड कॉपर लॉस का मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका कॉपर लॉस कंप्लीट हो गया। अगर आपसे ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में बनने वाला है ना, अभी आप मुझे खुद बताओगे सर आपने बोला था ये क्वेश्चन बना है और बन गया। बात हम करते हैं अभी यहाँ पे आयरन लॉस की। आयरन लॉस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो आयरन लॉस कहाँ पे होता है, कोर में होता है। आपके कोर पे जो लॉसेस होंगे उसको हम बोलते हैं आयरन लॉस। और ये जो कोर में जो लॉसेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो होते हैं जो आपका फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके टाइम वेरिंग नेचर की वजह से आपके जो लॉसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, आपका आयरन लॉसेस। ड्यू टू टाइम वेरिंग नेचर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आपका यहाँ पे आयरन लॉस होता है। दो टाइप के होते हैं, एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस, एक होता है आपके पास यहाँ पे एडी करंट लॉस। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस की, तो हिस्टेरेसिस लॉस को आप थोड़ा बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मैं बताता हूँ ये लॉस कहाँ पे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। इसको आप ये समझना, जैसे मान लीजिए ये आपका कोर है, ये आपका यहाँ पे क्या है, कोर है। ठीक है, इस कोर में आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे प्राइमरी साइड सप्लाई देते हो। ठीक है ना, इधर आप सप्लाई देते हो, इधर आप मान लो लोड लगा देते हो। जब आप यहाँ पे सप्लाई देते हो तो देखो यहाँ पे क्या है, जो ये कोर है ना इसमें जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स जो कि आपका पाथ प्रोवाइड करेंगे फ्लक्स के लिए, है ना। तो क्या है यहाँ पे जो ग्रेन्स होते हैं वो इरेगुलरली प्लेस्ड होते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में ग्रेन्स है ना। इसके बारे में और आपको बता पाऊंगा मैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है। देखो ये बताता है नॉर्थ पोल, बताता साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हो या फिर ग्रेन्स बोल सकते हो, बहुत सारे ग्रेन्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, किस पॉइंट पे, जीरो पॉइंट पे। ये आप सप्लाई देते हो एसी सप्लाई, कहां पे देते हो आप, यहाँ पे जो सप्लाई दोगे तो एसी सप्लाई दोगे। तो मान लिया मैंने ए पोजीशन पे आ गया, मैं ए पोजीशन पे हूं, तो यहाँ पे करंट कितनी है, जीरो करंट है। तो जीरो करंट पे आपके पास यहाँ पे इरेगुलरली ये प्लेस्ड है। लेकिन जैसे आप बी पॉइंट पे गए तो क्या होंगे, जैसे आपका फ्लक्स इस डायरेक्शन में आएगा, जितनी भी इसके अंदर ग्रेन्स है, कोर के अंदर जितने भी ग्रेन्स है, वो अपने आप को इस फ्लक्स की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, ये सभी जितने फ्लक्स जो इरेगुलर प्लेट्स थे ना, फ्लक्स आपका अभी क्या कोर मैग्नेटाइज हो रहा है ना, कोर मैग्नेटाइज हो रहा है, तो मतलब कोर मैग्नेटाइजेशन तो ऐसा फ्लक्स डायरेक्शन है। उस केस में जितने भी ग्रेन्स थे वो अपने आप को फ्लक्स की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे। किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे क्या होगा, ऑलमोस्ट सारे के सारे फ्लक्स सी पॉइंट तक ऑलमोस्ट सारे के सारे जो ग्रेन्स हैं अपने आप को अलाइन कर लेंगे, किसके अकॉर्डिंगली, फ्लक्स के अकॉर्डिंगली। लेकिन जैसे मैं डी पॉइंट पे आया, जब मैं डी पॉइंट पे आया तो होना क्या चाहिए कि सारे फ्लक्स फ्री हो जाने चाहिए, लेकिन हुआ क्या, देखो यहां पे करंट जीरो है, लेकिन मतलब फ्लक्स जीरो है, करंट जीरो मतलब फ्लक्स जीरो है, लेकिन तभी मेरे सारे के सारे ग्रेन्स एक लाइन में बंधे हुए हैं और वो सारे सारे फ्री नहीं हुए हैं। अब ई में क्या होना चाहिए, ई पॉइंट पे मुझे सारे के सारे फ्लक्स को कहां हो जाना चाहिए, आपके इधर अलाइन हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुए। क्यों, अभी वो फ्री हो रहे हैं, अभी वो फ्री हो रहे हैं। तो ई पॉइंट तक फ्री होंगे, एफ पॉइंट तक ऑलमोस्ट धीरे धीरे फ्री होंगे। लेकिन जब जी पॉइंट पे जाओगे, लेकिन आप अगेन जब जी पॉइंट पे जाओगे तो देखोगे कि वो सारे के सारे फ्लक्स अभी भी फ्री नहीं हुए हैं। देखो ए वाला पॉइंट और जी वाला पॉइंट सेम है, ए वाला पॉइंट और जी वाला पॉइंट सेम पॉइंट पे, दोनों करंट जीरो पॉइंट है। तो इस केस में देखा जाए तो ए पॉइंट पे आपके जो ग्रेन्स थे वो ऐसे थे, लेकिन जी पॉइंट पे ग्रेन्स ऐसे हैं। दोनों की जो पोजीशन डिफरेंट है कि नहीं है, डिफरेंट है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, जी को ए बनाने के लिए, मतलब जी को ए पोजीशन पे ले जाने के लिए मुझे एक क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पे एक अलग फोर्स लगाना पड़ता है, जिसको मैं क्या बोलता हूं आपका, जिसको मैं क्या बोलता हूं आपका, यहां पे देखो आप, जिसको होता है मैं कोहर्सिव फोर्स, आप इसके थ्रू समझ सकते हो। देखो यहाँ पे करंट जीरो था, फ्लक्स आपके पास ऐसे कुछ थे। फिर जैसे जैसे आपने यहाँ पे करंट को बढ़ाया तो आपको कुछ कुछ यहाँ पे फ्लक्स आ गए। फिर जब दूसरे पॉइंट पे आ गए, अब आपका सेम करंट है, लेकिन यहाँ पहले फ्लक्स कुछ और था, अब फ्लक्स कुछ और है। तो ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताई वो मैंने हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में बताया, और ये हिस्टेरेसिस कर्व की वजह से आपको क्या मिलता है, यहाँ पे लॉसेस मिलते हैं। आप ये चाहते हो कि आपका जो हिस्टेरेसिस कर्व हो वो आपका लीनियर हो, ऐसा हो, हम चाहते हैं ऐसा, लेकिन हमको कर्व कैसा मिल रहा है, ये एक चिड़िया के शेप में मिल रहा है। तो ये एक दिक्कत है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमको ये एरर कम करनी है तो जो ये हिस्टेरेसिस कर्व बहुत पतला होना चाहिए, इतना थिक है ना, ये इतना थिक नहीं होना चाहिए, इसको जितना ज्यादा पतला हो सके, पतला इन द सेंस इस टाइप का।
ये पतला हो गया, तो इतना इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका कोर लॉस और कम होगा, ठीक है ना। जो भी मैंने आपको बताया उसके बारे में पूरा वर्ड्स के फॉर्म में लिखा है, एक बार इसको भी रीड कर लेते हैं। इट इज ड्यू टू रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर वेन एवर इट सब्जेक्टेड टू अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मतलब कोर जो है, कोर में जो फ्लक्स होगा वो मैग्नेटाइज होगा, डिमैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होगा, डिमैग्नेटाइज होगा। तो होता क्या है कि जब कोर को मैग्नेटाइज कर रहे हो तो जो ग्रेन्स हैं वो मैग्नेटाइजिंग डायरेक्शन में तो आ जाते हैं, लेकिन जब डिमैग्नेटाइज करने की बात आती है तो हमको क्या करते हैं, एक अलग से फोर्स लगाना पड़ता है उनको पहले उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए, डिमैग्नेटाइज करने के लिए। और वही फोर्स हमारा क्या कहलाता है, कोहर्सिव फोर्स। क्या कहलाता है हमारे पास, वो कोहर्सिव फोर्स, और वही आपका क्या होता है, आपका लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लिखा है यहां पे मैंने, द पावर कंज्यूम्ड बाय द मैग्नेटिक डोमेन टू चेंज देयर ओरिएंटेशन आफ्टर एवरी हाफ साइकिल whenever core is subject to alternating nature of flux is called as hysteresis loss। इसी को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। तो हिस्टेरिसिस लॉस जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ, आपके कोर के मैग्नेटाइजेशन एंड डिमैग्नेटाइजेशन की वजह से हुआ, ठीक है ना। और उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए, कोहर्सिव फोर्स। क्लियर है सबको ये चीज। सर पर यूनिट में तो सब सेम होता है ना, ऐसा नहीं बोल सकते, हर जगह सेम नहीं बोलेंगे, है ना। अगर मान लो मैं बोलूं कि आपका पर यूनिट का रेजिस्टेंस प्राइमरी से रेजिस्टेंस इतना है और सेकेंडरी का उतना है, तो इक्विवेलेंट भी सेम होगा, ऐसा नहीं बोल सकते ना। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी का जो पर यूनिट रेजिस्टेंस है सेकेंडरी का पर यूनिट उतना ही होगा। इक्विवेलेंट बोलेंगे, R01 I1 R01 अपॉन E1 बराबर होगा I2 R02 अपॉन E2 के। ऐसा मत बोलना क्या, I1 R1 अपॉन E1 इक्वल्स टू I2 R2 अपॉन E2। छाया समझना क्या बोलना चाह रहा हूं, समझना आप लोग यहाँ पे। मैंने ये बोला जो आपने पर यूनिट का बोला ना, तो I1 कहाँ गया था, I1 R01 अपॉन E1 इक्वल्स टू बराबर होगा इसके I2 R02 अपॉन E2। ये सही है, ये सही है, लेकिन ऐसा मत बोलना I1 R1 अपॉन E1 इक्वल्स टू I2 अपॉन, ये मत बोलना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है चीज। सर क्लास का टाइम यही रखिएगा, अभी कुछ टाइम तक तो शायद से क्लास का टाइमिंग यही रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रेवल करूंगा तो रात रात का टाइम रहेगा, तो मॉर्निंग में मिलूंगा मैं जनरली, है ना, मॉर्निंग में ही आपकी क्लास होगी, आप ये मान के चलिए। मुझे एक्चुअली बेंगलोर जाना है, तो उसके लिए चलो इधर आ जाओ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये कहाँ पे आ गया यार मैं, अच्छा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे ऐड हो गया पीडीएफ यार, ये तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पीडीएफ कैसे ऐड हो गया यार। अच्छा हाँ, तो हो 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 एक पीडीएफ यहाँ पे मिस हो गया, राइट। एडी करंट लॉस वाला यहाँ पे पीडीएफ मिस हो गया है, तो वो बताने के बाद मैं आपको आगे बता पाऊंगा, लेकिन तब भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हो यार। अच्छा एक काम करता हूँ, एक पीडीएफ यहाँ पे मिसिंग हो गया है, तो वो अपन कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ऑलमोस्ट आज भी हो गया, आधे घंटे तो हो ही गए हैं। हाँ जागृत ने बताया, आपने प्रिंट आउट निकाला होगा ना, तो इसमें एक लेक्चर नहीं है, तो मुझे लेक्चर ढूंढना पड़ेगा, फिर मैं उसके थ्रू आपको बता पाऊंगा, ठीक है ना। तो वो मैं लेक्चर एक बार अटेंड कर लूँ। मुझे नहीं मिला था लेक्चर, मैं ढूंढूंगा बेटा, मैं ढूंढूंगा, कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा लेक्चर ये, तो वहां से मैं करके आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है आपका डब्ल्यू एस तो कंप्लीट हो गया है, आपका बचा है एडी करंट लॉस, तो वह लेक्चर अपन ऐड करके यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेंगे कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को एक काम करना है जो मैं आपको हमेशा क्लास में बोलता हूँ, ये वीडियो कुछ टाइम बाद आपका यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, उस यूट्यूब की लिंक आपको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करनी है, और उसमें आपके लाइक और कमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस लेक्चर को एप्लीकेशन पे ले रहा हूँ, है ना। एप्लीकेशन पे लेने का मीनिंग ये है कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, ज़्यादा फैसिलिटी भी है, अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे हैंड रेज के थ्रू बात कर सकते हो, तो बहुत सारी फैसिलिटी भी है, पोल सेक्शन भी है, हम यहाँ पे पोल भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटी की वजह से मैं यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लास ले रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जो भी डाउट है वो पूछते चलिए।